प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत शुक्रवार के कार्यक्रम में उपस्थित हूँ आपके सामने धर्म नाम के एक जैन धर्म के एक जातक की कुंडली लेकर के। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है। मैंने कही थी ना बात, वो जैन धर्म के किसी व्यक्ति से मेरी बात हुई थी, जहां पे मैंने जब उनसे कहा कि आप हथियारों का कारोबार कर सकते हैं, तो उन्होंने सीधे से मुझे मना किया था। नहीं पंडित जी, हम लोग जैन धर्म के हैं, हमारे यहाँ हथियारों का कारोबार नहीं होता और हिंसा को वर्जित है। बड़ी अच्छी बात है। जहां एक धर्म इस बात को मानता है और उसके लोग इस बात को मानने में बिल्कुल ही भरोसा करते हैं, उस धर्म का सच्चे मायने में अर्थ यही होता है। हमारे यहाँ तो हम प्रत्येक चीज में ईश्वर का वास समझते हैं। जहाँ पीपल के वृक्ष की जो है वो सेवा करी जाती है, पीपल के वृक्ष का पूजन होता है, और एक ऐसा उदार मना धर्म जो प्रत्येक चीज पे बहुत ही सरलता से विश्वास कर लेता है और बहुत ही परिपक्वता का परिचय देता है, ये वो धर्म है जो निसंदेह आपकी कुंडली मैं बताऊंगा। पर सबसे पहले आपकी कुंडली के पंचांग से परिचय कराऊंगा। पहले आपकी कुंडली में बैठे ग्रहों को बता देता हूँ। ये कर्क लग्न की कुंडली बनी है, जहां पे लग्न में ही शनि वक्री है 25 डिग्री के, धन भाव में सिंह राशि का निर्माण, और पंचम भाव में 8 नंबर की राशि लिखेगी गुरु यहाँ 24 डिग्री के साथ ज्येष्ठा नक्षत्र बुध के नक्षत्र में, और धनु राशि में चंद्रमा बैठेंगे 0 डिग्री के, कमजोर होंगे थोड़े से, मंगल उच्च के होंगे, और सूर्य राहु के साथ और बुध के साथ अष्टम भाव में कुंभ राशि के बैठे, शुक्र जो है वो उच्च के होकर के बैठे हैं 29 डिग्री 31 कला रेवती नक्षत्र में। तो अब जरा अगर भाव को देखें तो एक ग्रह यहाँ बैठे, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ और 6 यहाँ। जब 6 घर में ही सारे ग्रह बैठ जाते हैं तो इसे अच्छा कहा जाता है, और व्यक्ति को सबसे अच्छी बात है कि उसको साहसी बना देते हैं। पर ये बातें भी मैं बाद में करूंगा। एक चीज और है जो इस कुंडली को समझने में हमारी मदद करेगी कि हम किसी भी चीज को कैसे देखते हैं। आवश्यक नहीं है कि आपके प्रत्येक सवाल का उत्तर कोई ज्योतिषी दे ही दे। कई चीजें, आपकी कुंडली की यात्रा जो है वो आपके संस्कारों से शुरू होती है, आपके संस्कारों से शुरू होती है, जहां ये बात सबसे ज्यादा एक महत्वपूर्ण भूमिका में अपने आप को सिद्ध कर देती है कि आपने अपने बच्चे को संस्कार कैसे दिए हैं, और वो बच्चा उस संस्कार में कितनी भरोसा रखता है और कितना उसका वो सच्चे मायने में उसका पालन कर पाता है। आप जब गौर से समझेंगे तो इस बात की महत्ता और भी बढ़ जाती है कि जो संस्कार की बात होती है वो हमें हमारे पूर्वजों से मिली होती है, जिसपे संस्कृति की चोट जब लगती है तो वो मूर्ति बन जाती है। संस्कार सिर्फ एक पत्थर है और कुछ भी नहीं, लेकिन संस्कृति जैसे जब चोट उसे लगती है तो वो मूर्ति बन जाए और फिर वो साक्षात दैवीय प्रभावों से युक्त हो जाता है, या उस पे देवता की तरह पूजा उसकी करी जाने लगती है, चाहे वो किसी भी धर्म की बात हो। आप जब इनकी कुंडली में पंचांग को देखेंगे तो 12 मार्च 2007 इनका जन्म है, और फाल्गुन माह में इनका जन्म हुआ है, शार्वरी संवत्सर में इनका जन्म हुआ है। 2007 का जातक, उत्तरायण में जन्म, फाल्गुन माह में जन्मा। फाल्गुन माह में व्यक्ति प्रेम ही ढूंढे खाली। ध्यान से समझिएगा, मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा और उसमें आपको बहुत सारी चीजें बताने का प्रयास करूंगा, जैसे कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रेम की स्थिति व्यक्ति के जीवन में कितनी समाई है, वो कितना प्रैक्टिकल है, वो कितना आज में जी रहा है, वो कितना कल में जी रहा है। ये सारी चीजें कुंडली समाहित करके बैठी होती हैं। उसके जीवन में वर्तमान को वो कैसे देख रहा है, वो भविष्य में कहाँ जाना चाहता है और क्या चीजें वो समेटना चाहता है और किसको लेकर के आगे बढ़ना चाहता है, उसके जीवन का दर्शन क्या है, वो किस चीज को देख रहा है, उसके मित्र कैसे हैं, मित्रों से नुकसान कितने हैं, फायदा कितना हो सकता है, ये सारी चीजें। उसके बाद जन्म कुंडली में विभिन्न ग्रह जो हैं वो जो तत्व के रूप में, एलिमेंट के रूप में हमारे शरीर में विद्यमान होते हैं, जो अगर कमजोर हो जाए तो व्यक्ति के गुरुत्व में कमजोरी हो जाती है, उसके आकर्षण में कमी हो जाती है, उसके वर्ताव में जो है वो भेद देखने को मिलता है, और उसके हर एक चीज को वो प्रभावित करता है। जैसे एजुकेशन सिस्टम हो जाए, जैसे विश्वास हो जाए, वो समाज के लिए कितना महत्वपूर्ण है, वो अपने आप को समाज के लिए कितना महत्वपूर्ण बना पाता है, वो घर के लिए कितना महत्वपूर्ण है, घर के प्रत्येक कोने में उसकी सुगंध और दुर्गंध कैसी है,
वो किस तरीके का नेचर छोड़ जाता है, सामने वाले को किस तरीके से प्रभावित करता है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो जन्म कुंडली में ग्रह से ही निरूपित होते हैं और ग्रह ही उनके लिए महत्वपूर्ण कारक होते हैं। जैसे गुरु अगर कमज़ोर हो कुंडली में तो व्यक्ति की कुंडली कमज़ोर इस मायने में हो जाती है कि उसके अंदर जो है वो अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा। वो धर्म का ज्ञान कई बार थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, या कई बार वो शासकीय हो जाता है, शासक की भूमिका में आ जाता है, या कई बार वो कमज़ोर इस मायने में हो जाता है कि उसके गुरुत्व का बल कमज़ोर हो जाता है। वहीं अगर सूर्य कमज़ोर हो जाएंगे तो आपके नैतिक तत्वों से आपको हटा देते हैं और आप महत्वाकांक्षा ही सिर्फ पालते रहते हैं, पर उसको वो सिर्फ एक मिथ बन करके रह जाती है। कई बार आप उस पर एक्टिवेट नहीं हो पाते या खुद को नहीं कर पाते। वहीं अगर आप जन्म कुंडली में चंद्रमा की बात करेंगे तो वो आपके इमोशन को सही तरीके से बता नहीं पाता व्यक्ति, या फिर उसको कैसे रिलेट करना है, वो जो फाइल बनी हुई है हमारे दिमाग में उसको कैसे बताना है, उसको रिप्रेजेंटेशन का कैसे तरीका क्या है, वो चीज़ व्यक्ति की गड़बड़ होती है। और साथ ही साथ उसका इम्यून कमज़ोर होता है, वो सही तरीके से अपने आप को मैनेज नहीं कर पाता है, मैनेजमेंट में गड़बड़ी हो जाती है और अपने इमोशन को सही तरीके से जो है वो सामने वाले को डिलीवर नहीं कर पाता है। मंगल आपको निरुत्साही बना देते हैं, कई बार आपके अंदर क्रिएटिविटी को कमज़ोरी मिल जाती है। मंगल जैसा तत्व मतलब जो उग्रता का, साहस का, बल का, पराक्रम का, ये जो आपके अंदर तत्व होंगे, अगर मंगल जैसे ग्रह जैसे कि आपकी कुंडली में यहाँ बैठे हैं, तो अगर ये कमज़ोर होंगे, जैसे कि आपकी कुंडली में ये बहुत अच्छे बैठे हैं, उच्च के हैं और युवा अवस्था के भी हैं, तो ये कहने का मतलब ये होगा कि आपकी कुंडली में अगर मंगल उच्च का भी है, युवा भी है, इसका मतलब है कि व्यक्ति के अंदर उग्रता है, व्यग्रता है, चंचलता है, स्थिरता कम है, उसको अपने निर्णय में जो है वो जल्दबाजीपन की स्थिति देखी जा सकती है। ये चीज़ें होती और ये घटित भी होता है। वहीं अगर बुध जैसा ग्रह जो कि ज्ञान का या फिर इंटेलिजेंस का कारक होता है, आपके निर्णय लेने की क्षमता को, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी जिसको बोला जाता है, उसको बाधित करते हैं अगर वो कमज़ोर रहे तो। और अगर वो ठीक रहे तो तंदुरुस्त बना देते हैं, व्यक्ति के स्पाइनल कॉर्ड से संबंधित तंत्रिका तंत्र को मजबूत करते हैं और व्यक्ति के पूरे जो है वो इकोसिस्टम को जो है वो फॉलो अप करने में मदद करते हैं। ये आपके अंदर जो है वो ताकत देते हैं किसी भी बात को समझने की, किसी भी चीज़ को कॉपी करने की, किसी भी चीज़ को गहराई से समझने, उसमें उतर करके उसको और भी ज़्यादा खोजबीन उसमें झांकना, कैसे तह तक जा करके उसमें से कौन सी चीज़ निकालनी है, ये बुद्ध का काम होता है। ठीक उसके बाद अगर गुरु की बात मैंने करी, शुक्र जो है वो आपके जीवन में आपके मेहनत के बाद जो भी आप परिणाम प्राप्त करते हैं, जैसे आप कोई भी काम आप करते हैं तो उसके बाद आप एक अपेक्षा रखते हैं कि मुझे ये मिलेगा। जैसे आपने अगर धन कमाया तो गाड़ी खरीदी, जिम गए तो अपने बॉडी को देखा, उसके बाद आप यात्रा पे हैं तो उसमें सुख देखा, जीवन जी रहे हैं तो उसमें जो है वो भौतिकीय संसाधन को देखा, बिस्तर पे गए तो नींद देखी, घर बनाया तो उसमें पलंग लगाया, तो वो सारी चीज़ें। उसके बाद विपरीत का कैसा आपके जीवन में जो है वो प्रभाव है, आप उससे कितने प्रभावित हो रहे हैं, आपके जीवन में कितने विपरीत लोगों का आना हो रहा है, वो कितने जल्दी जल्दी बदल रहे हैं, वो हर मोड़ पे बदल जाते हैं, या फिर आपने एक ही का दामन थाम के रखा है, या चीज़ें बदल रही हैं, या वो क्षेत्र कैसा है, ये जो है वो शुक्र जो है वो उससे रिलेट करते हैं। वही शनि आपको जो है वो न्यायिक बनाते हैं, प्रैक्टिकल बनाते हैं, ज्ञान देते हैं, अच्छी और बुरी चीज़ों की परख देते हैं, आपको सही और गलत में भेद बताने में उनका अवसर उनको मिलता है। शनि अगर कमज़ोर हो गए तो व्यक्ति कई बार निरुत्साही हो जाता है और कई बार वो दुखी हो जाता है, चीज़ों को समझ नहीं पाता और लोगों से ऐसे जुड़ता है जैसे वो कभी उनसे हट जाए तो उसको बड़ा तकलीफ हो। जैसे शनि की दशा अगर चले, अगर जन्म कुंडली में कमज़ोर हो, वो एक्टिवेट हो, जैसे प्रत्येक ग्रह का एक काल होता है, जैसे सूर्य 6 साल, चंद्रमा 10 वर्ष आपके ऊपर प्रभावित करेंगे, तो सारे ग्रहों को जब जोड़ेंगे तो 120 वर्ष की एक आयु प्राप्त होती है किसी भी व्यक्ति को। अब अलग बात है कि हम जो है वो शतम जीवे में शरदा ऐसे करके 100 वसंत तो प्रत्येक व्यक्ति को देखने ही चाहिए। तो अगर कई बार 120 वर्षों की आयु तो कम से कम व्यक्ति को, 100 वर्ष की आयु तो कम से कम कलयुग में बनती ही है। अलग बात है कि आजकल लोग 60 में ही निपट जाते हैं, पर ये पूरे जो ग्रह हैं, जो नवग्रह हैं, सूर्य से लेकर के शनि राहु केतु पर्यंत, इनमें प्रत्येक ग्रह का जो काल होता है 18 साल, 19 साल, 20 साल, 22 साल, 10 साल, 12 साल, जो भी है, ये सब जोड़ करके 120 वर्षों की आयु जो बनती है, उसको कैसे जीना है, प्रत्येक ग्रह का एक मैसेज होता है। आप जरा सोच के देखिए कि रावण को एग्जैक्टली जो है वो 14 वर्ष की वनवास क्यों मिली,
वो उसके पीछे भी अलग सिद्धांत है। राम जी को 14 वर्ष का जो है वो वनवास क्यों मिला, ये जो है वो चीजें कैसे काम करती है, इसमें ग्रह का ही जो होता है वो महत्वपूर्ण रोल होता है। और प्रत्येक ग्रह जो है वो अपने अपने गुणों के आधार पर अपने अपने जो उनके काल होते हैं, जैसे प्रत्येक राजा और प्रत्येक प्रधानमंत्री के अपने काल होते हैं, शासन के 5 वर्ष, 2 वर्ष, 10 वर्ष, 4 वर्ष जो भी बनते हैं, तो उसमें वो ग्रह अपनी जो है वो छाप छोड़ता है और अपने हिसाब से आपको जीने के लिए मजबूर करता है। या कई बार वो उसके ही प्रभाव से प्रभावित होकर के, कई बार आप धर्म को मानते हैं, उसके ही प्रभाव से प्रभावित होकर के कई बार आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं, उसके ही प्रभाव से पढ़ करके आपको धोखे मिलते हैं समाज से, उसके ही प्रभाव से प्रभावित होकर के आपके संबंध पिता के साथ कमजोर या मजबूत होते हैं, उनके ही प्रभाव से प्रभावित होकर के आप दुखी और सुखी अपने आप को महसूस करते हैं और विचारों में जो भी उद्वेगीपन की स्थिति होती है या विचार बनते हैं, जो थॉट क्रिएट होते हैं, वो सब उन्हीं के माध्यम से होते हैं। अन्यथा ये विज्ञान है, ये आप इसको सीधे तरीके से इसको कहें तो एक केमिकल जो है वो रिएक्शन है जो हमारे शरीर के अंदर होता है और जो इतना माइन्यूट होता है कि आप सोच के देखिए कि मैंने प्रत्येक ग्रह के लिखने के बाद एक कुछ संख्या लिखी हुई है, जैसे 8, 52, 25, 28, 16, 56। ये संख्या ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जो ग्रह को ये बताने का काम करते हैं कि वो कितने मजबूती से आपके अंदर समाहित है, वो जो उसका एलिमेंट है वो आपको कितने अंदर तक आपको प्रभावित कर रहा है। अगर वो कमजोर है, जैसे बुध, जैसे चंद्रमा यानी कि 0 डिग्री के, तो ये तत्वतः आपकी कुंडली में कमजोर हो सकते हैं। तो मैं ये चीज आपको समझाना चाह रहा हूं। दरअसल आप 2007 के हैं, तो मुझे ये सबसे पहले समझना होगा कि उस लेवल पे जाकर के मुझे बताना होगा कि वो 2007 के बच्चे को ये चीज समझ में आए। जैसे आपने अगर जो सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, उसको सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं ना, वो कितनी मात्रा में कब मिलाया जाए और किस पोजीशन में जाकर के मिलाना है, तभी जाकर के जो है वो कुछ बना पाएगा। रसायन शास्त्र में वो चीजें पड़ी जाती हैं। जैसे आयुर्वेद में ये इतनी मात्रा में हो, ये इतनी मात्रा में हो, वो इतनी मात्रा में हो, तब एक जो है वो आपका कोई बात बने। लेकिन अगर वो फ्लक्चुएशन में है या गड़बड़ है, उसके जो है वो समावयवता में कोई कमजोरी दिख रही है, वो समान अनुपात में नहीं है, तो निसंदेह वो चीज कुछ बना नहीं पाएगी। क्योंकि फल तभी पकता है जब उसको सभी चीजें, मौसम की जो है प्रभाव की स्थिति, उसके अंदर अग्नि, ताप, संताप, प्रभाव, वायु, गुण, गण, विशेषण, ये सब जब मिलते हैं तब जाकर के वो फल तैयार होता है। तो हमारा जो शरीर है, जो पंच महाभूतों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, तेज, वायु और आकाश, ये एक जो है वो अनुपात में मिलने चाहिए। जिस दिन इनका डिसबैलेंस होना शुरू होता है उसे बुढ़ापा कहते हैं। और उसी तत्व की कमजोरी को पूरा करने के लिए हम दवाइयों के पास जाते हैं, डॉक्टर को पकड़ते हैं। और जैसे जैसे वो तत्व हमारे अंदर कमजोर होते हैं, वैसे वैसे हमारे बाल सफेद होते हैं, वैसे वैसे हमारी दाढ़ी पकती है, वैसे वैसे हमारे नाखून झड़ते हैं, वैसे वैसे चेहरों पे झुर्रियां आती हैं, वैसे वैसे बाल सामने के सफेद होते हैं, जैसे मेरे भी यहाँ के नहीं है ऐसे। तो वो चीज जो है वो आपके तत्वों के ऊपर निर्भर करती है। इस बात को समझने की आवश्यकता है कि वस्तुतः वो कितने रूप में विद्यमान है और उसको कितना होना चाहिए। समझ में आ रही होंगी चीजें। जैसे दूध में अगर पत्थर को मिलाएंगे तो वो पिघलेगा नहीं, क्योंकि वो पत्थर और जो दूध है ये दोनों एक दूसरे से मैच नहीं करेंगे। लेकिन अगर दूध में चीनी मिलाएंगे तो वो घुल जाए, पर एक वक्त के बाद, वो तुरंत ही मिलाने के बाद नहीं घुलता, वो वक्त लेता है, तब जाकर के घुलता है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि वस्तुतः इसको समझने में आपको इस तरीके से आसानी होगी कि कैसे ये चीजें काम करती हैं और कितना हमें प्रभावित करती हैं। जहां आप अगर अपने पिता का आदर करते हैं, जहां आप अपने माता के साथ स्नेहमयी संबंधों में जाते हैं, जहां आप अपने दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, जहां घर के लोगों की बात सुनते नहीं हैं, जहां आप अपने मित्रों के साथ रहना ज्यादा पसंद करते हैं, तो ये सारी चीजें यहीं से आती हैं। और मूलतः ये ऐसे हैं तभी आप ऐसे हैं, अगर ऐसी कोई बात है तो। क्लियर है? तो ये मैंने आपको कुछ चीजें बताई जो कि बताना आपके लिए आवश्यक था। अब मैं आपकी कुंडली में सबसे पहले पंचांग पे परिचय करूंगा। आइए, अब आपको मैं सबसे पहले इनकी कुंडली के पंचांग, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, और मुझे लगता है कि मैं वो पहला व्यक्ति हूं जिसने आप लोगों को पंचांग से परिचय कराया है। अन्यथा तो बाकी चीजें तो सिर्फ डायरेक्ट कुंडली पे लोग आते थे। उत्तरायण फाल्गुन माह ये आपको कैसे प्रभावित कर सकता है? जैसे अगर किसी भी व्यक्ति का जन्म जो फाल्गुन माह में हुआ है, वो सबसे ज्यादा उसके जीवन में जो चीज महत्वपूर्ण होगी वो प्रेम महत्वपूर्ण होगा। वैसे प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में प्रेम महत्वपूर्ण भूमिका में रहता है और उसको वो प्रभावित करता है, पर फाल्गुन माह में जन्मे लोग प्रेम को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। उत्तरायण में जन्मे हैं, इस वजह से व्यक्ति का आत्मबल ठीक रहे, वो जो निर्णय ले लेता है उससे पीछे नहीं हटता। और कई बार
उत्तरायण में जन्मे होने से व्यक्ति का प्रभाव क्षेत्र बहुत ही बड़ा होता है, मित्र बड़े ऊंचे और अच्छे दर्जे वाले होते हैं। वसंत ऋतु में जन्मे होने से भी यही बात है, जहां प्रेम की प्रासंगिकता कई बार बढ़ जाती है और होती भी है जीवन में बहुत ज्यादा। कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि, इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है और मैं दरअसल इसी को देख रहा था कि जातक के जीवन में चंद्रमा का कितना महत्वपूर्ण होना देखा जा रहा है। जैसे किसी भी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा सबसे ज्यादा, मैं समझता हूं कि लग्न के बाद जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह होता है और जो सबसे ज्यादा आपके जीवन में भूमिका जिसकी है वो चंद्रमा ही होते हैं। तो इनकी कुंडली में चंद्रमा जो है वो शुभ ग्रह है, जिसपे कि पूरी दारोमदार की स्थिति रहती है। जैसे कि अगर वो कमजोर हो जाए तो व्यक्ति को तोड़ करके रख देता है, मरोड़ करके रख देता है, परेशान करता है, हाथ व्यथित करता है। तो यहाँ पे इसका सीधा सा अर्थ होगा कि व्यक्ति जिसकी कुंडली में चंद्रमा शुभ ग्रह बन रहे हैं और कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि के चंद्रमा, तो कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि के जो चंद्रमा होते हैं वो शुभ ग्रह होते हैं। तो शुभ ग्रह के चंद्रमा का प्रभाव धन, धर्म, अध्यात्म, नेचर, स्वास्थ्य, धन का सही जगह पे खर्च करना, उसका नियमन करना और उसका समायोजन करना, ये चीजें चंद्रमा करवा देते हैं और व्यक्ति को धन के लिए बेचैन और परेशान नहीं होने देते। उसको विरासत में ही कई सारी स्थितियां मिली होती हैं जिसके लिए उसको कभी परेशान नहीं होना पड़ता है। सोमवार को जन्मे होने से व्यक्ति का प्रभाव शांतिपूर्ण है, वो झगड़ालू नहीं है। हाँ, वो जिद्दी हो सकता है पर झगड़ा नहीं करेगा, वो किसी भी तरीके से हिंसक नहीं है और अपनी बात तर्क से ही रखना चाहता है, तर्क करेगा, बुद्धिमान है इस वजह से तर्क करेगा। मूल नक्षत्र में जन्मे होने से कई बार आरंभ वो जब भी अपने पैरों पर खड़ा होना चाहे या कुछ अपने बल पे करना चाहे तो हो सकता है कि उसको दिक्कत में आना पड़ता है या कई बार उसको आरंभ में थोड़ी सी समस्या से अपने आप को लड़ना पड़ता है, लड़ाना पड़ता है। मतलब कहने का ये है कि ये आपके सामने ये पहले चुनौती पेश करेंगे और उसके बाद आपको आगे बढ़ने के लिए रास्ता देंगे। बस इतनी सी बात है। ये जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में ये बात होगी और ये शुद्धि योग में जन्मे हैं तो काम जो भी इनको दिया जाए, वस्तुतः कई बार व्यक्ति जो है वो अगर आलस्य को आड़े ना आने दे तो ये बहुत कुंडली आगे जा सकती है, क्योंकि कुंडली में जो सबसे अच्छी बात है वो चंद्रमा की अच्छी बनी है। उत्तरायण में शुक्ल पक्ष के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि के चंद्रमा सिद्धि योग, कौलवकरण, क्षत्रिय वर्ण और राक्षस गण, साहस है, बल है, राजसिक गुण है। अब मतलब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, मैं आपको अगर सीधे तरीके से समझाऊं तो, कि जिस व्यक्ति का जन्म राजसिक तत्वों से युक्त हो जाता है वो राजा की तरह जीवन जीना पसंद करता है। कहने का मतलब है कि उसके जीवन में ठाट बाट रहे, वो महंगी चीजें इस्तेमाल करता है। अब वो मतलब आप उसको किसी भी तरीके से देख सकते हैं जहां वो उसके जीवन में मतलब मैटेरियली वो बहुत ज्यादा अपने आप को स्ट्रांग करना चाहता है और वो वस्तुतः ऐसे परिवार से आता भी है। कई बार उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती और वो एक लेवल में जाकर के अपने आप को स्थापित करता है, जहां कई बार आपको इस बात से मतलब इत्तेफाक रखना होगा कि उसको कभी भी किसी भी समस्या से ग्रसित होते जीवन में नहीं देखा जाए। थोड़ी बहुत समस्याएं जो छोटी छोटी होती हैं वो आम जन के जीवन में होती हैं, पर उसको मैं यहाँ पे उतना महत्वपूर्ण नहीं मानता। ये बात आपकी कुंडली में पंचांग की है, पर अगर हम इस कुंडली को समझते हैं तो कुंडली की 5 सबसे अच्छी बातें क्या हो सकती हैं। जैसे सबसे अच्छी बात कि लग्न के अधिपति जो हैं वो चंद्रमा जो बनते हैं वो आपकी कुंडली में देखिए जो है वो धनु राशि का निर्माण कर रहे हैं और धनु राशि के अधिपति जो चंद्रमा, एक जो मजबूत बात तो नहीं है, इसे मैं मजबूत नहीं कहूंगा, लेकिन इसको कैसे मजबूती मिल जाती है कि छठे स्थान के जो धनु राशि के चंद्रमा होंगे शुभ ग्रह के, वो व्यक्ति को कभी भी हारने नहीं देंगे, क्योंकि उस चंद्रमा के पास, गौर करिए मैंने बात कही थी कि पक्ष का बल बहुत बढ़िया है और जब चंद्रमा के पास पक्ष का बल बढ़िया हो जाता है तो वो कई तरीके से लाभदायक स्थिति को प्राप्त करवाता है, व्यक्ति को थकने नहीं देता, हारने नहीं देता। वस्तुतः आपकी कुंडली में ये 0 डिग्री के हैं, मूल नक्षत्र के हैं, जिसके अधिपति, अब जरा ध्यान से समझिएगा कि चंद्रमा अगर धनु राशि का निर्माण करें तो आपको क्या क्या देखना होगा। आपकी कुंडली में 9वें नंबर की राशि जो है वो, अब इसको आपको मैं आपके लेवल पे आऊं तो 12 राशियां होती हैं। मेष राशि पहली राशि होती है, वृषभ राशि दूसरी, तीसरी मिथुन, चौथी कर्क, 5वीं सिंह, छठी कन्या, 7वीं तुला, 8वीं वृश्चिक, 9वें नंबर की राशि धनु राशि, 10वें नंबर पे जिस राशि का निर्माण होता है उसे मकर और 11वें नंबर पे कुंभ, 12वें नंबर पे मीन। और प्रत्येक ग्रह के वो जो राशि है उसके एक अधिपति होते हैं। जैसे आपके जो बिल्डिंग के आसपास जो लोग हैं उसके प्रत्येक व्यक्ति के जो घर होंगे उस घर के सामने उसके नेम प्लेट लगे होते हैं और वो उस घर का अधिपति कहा जाता है या उसका मालिक कहा जाता है, ऑनर कहा जाता है। तो मेष राशि के अधिपति जो है, जो यहाँ पे राशि बनी है उसके अधिपति देखिए यहाँ बैठे हैं मंगल। वृषभ राशि के जो अधिपति हैं वो देखिए शुक्र होते हैं, वो यहाँ बैठे हैं और अच्छी स्थिति में बैठे हैं। मिथुन राशि के जो अधिपति होते हैं वो बुध होते हैं, वो आपकी कुंडली में देखिए यहाँ बैठे हैं।
मतलब वस्तुतः इनको बैठना यहाँ था, ये घर इनका है, पर ये बैठे कहाँ हैं? यहाँ बैठे हैं। कोई आवश्यक नहीं है कि जो जिनका घर है वो वहीं बैठे, वो कभी कभी ट्रांसफर भी कर लेते हैं। आप उनके घर में चले गए, वो उनके आपके घर में, विवाह शादी में होती है ना चीजें ऐसी। पर कई बार जो ग्रह होते हैं वो अपनी ही राशि में नहीं बैठे होते। जैसे मिथुन राशि के अधिपति बुध होते हैं, वो देखिए यहाँ बैठे हैं। कर्क राशि के अधिपति चंद्रमा, इनको बैठना था यहाँ, पर बैठे हैं यहाँ। वहीं सिंह राशि के अधिपति सूर्य, वो देखिए कहाँ बैठे हैं? यहाँ बैठे, 11 नंबर में बैठ गए। वहीं कन्या राशि के अधिपति बुध आपकी कुंडली में देखिए यहाँ बैठ गए। मतलब ये 2 भावों के अधिपति होते हैं कन्या राशि। कई बार होता है ना कि एक ही व्यक्ति है जो उसके 2 शहर में 2 घर हैं, तो एक ही अधिपति बुध तो है, इनके घर के अधिपति, घर के मालिक बुध तो हैं, पर वो यहाँ भी उनका घर है और यहाँ भी घर है, तो ये होता है। सप्तम भाव, चतुर्थ भाव में 7 नंबर की राशि बनी, तुला राशि होती है, जिसके अधिपति शुक्र होते हैं। यानी कि इनको यहाँ भी घर मिला है और इनको यहाँ भी घर मिला है, तो इन दोनों घर के अधिपति तो हैं, पर वो बैठे यहाँ और अच्छे बैठे हैं। मतलब वो जहाँ बैठे हैं वहां भी अच्छे भाव में बैठे हैं, यानी कि अच्छे घर में बैठे हैं, उनको डिपार्टमेंट अच्छा मिला हुआ है। या फिर ये भी बात कह सकते हैं कि वो अच्छे भाव के अधिपति नहीं हो करके, 2 अच्छे घर के अधिपति नहीं हैं इस कुंडली के लिए, लेकिन बैठे अच्छे। पंचम भाव में 8 नंबर की राशि वृश्चिक राशि, जिसके अधिपति मंगल, वो देखिए उच्च के हैं। मंगल 10 नंबर में उच्च के होते हैं, जहां उनको एक पोजीशन प्राप्त हो जाता है, एक अधिकार संपन्न क्षेत्र उनको मिल जाता है वो राशि। तो यहाँ पे वो बैठे हैं, जहाँ बैठना था इनको यहाँ बैठे यहाँ। और उसके बाद गुरु के यहाँ बैठना था धनु राशि को, पर यहाँ पे बैठे। और यहाँ पे चंद्रमा बैठ के, देखिए यहाँ पे बैठना था चंद्रमा को, पर बैठे यहाँ। यहाँ बैठना था गुरु को, पर बैठे यहाँ। तो ये आवश्यक नहीं है कि जो ग्रह जहाँ बैठा है वहीं बैठेगा, या जिसकी राशि बनी, ये बात। वहीं 10 और 11 नंबर यहाँ लिखा है। शनि मकर राशि और कुंभ राशि के अधिपति होकर के बैठे हैं कहाँ? लग्न में। यानी कि लग्न में कोई भी ग्रह जब बैठ जाता है, यानी कि यहाँ 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 यहाँ, यानी कि केंद्र, तो ये अच्छी बात होती है। और किसी भी भाव के अधिपति अगर केंद्र में बैठ जाते हैं, किसी भी भाव के अधिपति, ये भाव है 12, तो उसे एक मजबूती मिल जाती है। नवम भाव के अधिपति, ये नवा भाव जहां 12 नंबर लिखा, जिसके अधिपति मीन राशि के अधिपति गुरु, देखिए भाग्य भाव के अधिपति, ये भाग्य भाव है, और यहां वो बैठे हैं पंचम भाव में। अब आपको 2-3 चीजें और बताता हूं कि प्रत्येक ग्रह एक खास जो है वो प्रभाव से प्रभावित होता है, और कोई जरूरी नहीं है कि वो किसी खास तरीके का ही परिणाम दे। वो भावों से प्रभावित होता है, राशियों से प्रभावित होता है, और नक्षत्रों से प्रभावित होता है, उस पर पड़ने वाले दृष्टि से प्रभावित होता है, ये बात भी है। तो यहाँ पे अगर लग्न के अधिपति को देखें तो लग्न के अधिपति का 6ठे भाव में जाना, लेकिन ये क्यों अच्छी बात है? क्योंकि ये शुक्र से केंद्र में है, जो व्यक्ति के दाम्पत्य को ठीक रखेंगे। यहां से चंद्रमा का साथ शुक्र का बनेगा, और गुरु जो है वो भाग्य भाव के अधिपति होकर के जाकर के पंचम भाव में बैठ रहे हैं, जहां व्यक्ति के पास, अब ये बहुत अच्छी बात है जो मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा, कि यहाँ व्यक्ति जो है वो कई तरीके से पूर्वजों से पुरस्कार अर्जित करता है, या कई बार वो पूर्वजों से प्रभावित होता है, या उसको पूर्वजों का आशीर्वाद मिला होता है। इस भाव के अधिपति अगर जन्म कुंडली में जो धर्म के अधिपति हैं, अगर लग्न को देखेंगे तो व्यक्ति के जीवन में धर्म जोड़ेंगे, मतलब वो व्यक्ति आदर करेगा। और ऐसा नहीं है कि वो आदरणीय समाज में नहीं होगा, वो समाज में भी आदरणीय होगा, क्योंकि गुरु यहाँ पे पंचम भाव में अकेले बैठेंगे भाग्य के अधिपति होकर के, जहां खुद के घर में शुक्र को बिठाया है। तो अपने घर में शुक्र को बिठाया और खुद अपने घर से पीछे चले गए, यानी कि एजुकेशन में कई बार बाधाएं उपस्थित करवा सकते हैं। लेकिन चूंकि कर्क लग्न की कुंडली के लिए भाग्य भाव के अधिपति होकर के और 6ठे भाव के अधिपति होकर के बैठे हैं, तो संतान से भी कई बार व्यक्ति को दिक्कत होती है, या कई बार व्यक्ति एक तरीके की संतति का मालिक होता है, यानी कि कई बार उसको या तो खाली लड़का हो जाए या तो खाली लड़की हो जाए। इस कारण से कई बार आपको कुंडली मिला करके विवाह करने की आवश्यकता होगी, दोनों तरह की संततियों को पाने के लिए। ये गुरु का प्रभाव सबसे अच्छा होगा, जो व्यक्ति को धार्मिक दृष्टिकोण देगा, अच्छा नेचर देगा, और लग्न पे देखने के कारण व्यक्ति के अंदर गंभीरता, और व्यक्ति सरकार से डायरेक्ट जुड़े ना जुड़े, पर कहीं ना कहीं उसका काम सरकार से जुड़ा हुआ होता है। हो सकता है कि आप डायरेक्टली सरकार के लिए काम ना करते हो, पर आपके काम वस्तुतः इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं सरकार से जुड़ ही जाते हैं। वस्तुतः हमारे सारे काम सरकार से जुड़े होते हैं। जैसे मैं अपना काम करता हूं, पर इनकम टैक्स फाइल करता हूं, सरकार को देता हूं, सरकारी लोग भी मुझसे जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई संबंध जरूर है। मैं सरकारी योजनाओं का लाभ तो नहीं लेता किसी भी तरीके से, पर जो है वो कहीं ना कहीं सरकार से जुड़ा हुआ है, और मेरे जो है वो उसमें सरकार है, बसती है। तो ये जो है वो व्यक्ति के अंदर धर्म बसेगा, क्योंकि धर्म के अधिपति व्यक्तित्व को देखेंगे। ये व्यक्तित्व है, ये स्वयं आप, यानी कि लग्न में को अगर गुरु की दृष्टि पड़ेगी, तो व्यक्ति अगर की जन्म कुंडली में वृश्चिक राशि के गुरु बैठे हो, तो वृश्चिक राशि के अगर गुरु बैठेंगे
तो व्यक्ति को पेट का रोगी बना देंगे। और व्यक्ति को यहाँ पे कई बार वो किसी न किसी तरीके से इस बात पे गौर करने की बात होगी कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, ये आप तय करें। और वस्तुतः इसके लिए किसी डायटीशियन की आवश्यकता पड़ेगी। आपको अपने स्वास्थ्य और अपने हेल्थ पे विशेष जो है वो ध्यान देने की आवश्यकता होगी। क्लियर है? ये दूसरी अच्छी बात थी। तीसरी सबसे अच्छी बात होगी कि उच्च के मंगल जो कि दशम भाव के अधिपति और इस कुंडली के सर्वाधिक कारक, मतलब इस कुंडली के लिए जो 4 नंबर से शुरू होती है उसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सर्वाधिक योग कारक ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। मतलब सबसे अच्छे, सबसे महत्वपूर्ण। कोई जरूरी नहीं है कि परिवार एक गांव है, अगर उस गांव के प्रत्येक व्यक्ति महत्वपूर्ण है तब तो गांव बहुत में सच में समृद्धशाली हो जाएगा। लेकिन सारे लोग उतने महत्वपूर्ण नहीं होते। कई बार कोई एक व्यक्ति ऐसा जो अगर चला जाए गांव से तो पूरा गांव सूना हो जाता है। कोई एक ऐसा घर का सदस्य जो अगर चला जाए तो घर बड़ा सूना सा लगता है, या फिर वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, उसके रोल बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये मंगल आपकी कुंडली में सबसे ज्यादा, बैठे तो इतने सारे ग्रह हैं तो सारे ग्रह, पर वस्तुतः मंगल अगर कमजोर हो जाएंगे तो ये बहुत ज्यादा कुंडली को डिमोलिश करेंगे, नुकसान में रख सकते हैं। इसका मतलब है कि मैं अगर बात कहूं तो आपकी कुंडली इस मामले में बहुत ही अच्छी हो रही है कि कुंडली का सर्वाधिक योग कारक ग्रह जो मंगल है, जो 2 भावों का अधिपति है, वो उच्च का है, श्रवण नक्षत्र में बैठा है। चंद्रमा जो है वो बेहतरीन है क्योंकि आपकी कुंडली में धनु राशि के बैठे, जिसके अधिपति इस कुंडली के भाग्येश होकर के पंचम में बैठे हैं, जो व्यक्ति के पूर्व जन्म को भी संस्कृति से और सभ्यता से युक्त बनाते हैं। और कहीं ना कहीं कि अगर भाग्य भाव के अधिपति का संबंध त्रिकोण और केंद्र से हो जाए, या वो किसी भी पापक ग्रह से प्रभावित न हो, जैसे कि आप गौर करिए तो इन पे किसी पापक ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। न तो राहु देख रहे हैं, न तो शनि देख रहे हैं, न तो मंगल देख रहे हैं, न तो केतु। कोई भी ग्रह भाग्य भाव के अधिपति गुरु को नहीं देख रहा है। और उससे पंचमस्थ शुक्र बैठे हैं, उससे चतुर्थस्थ जो है वो सूर्य बुध बैठे हैं। ये अच्छी बात होगी। उससे तृतीयस्थ पापग्रह मंगल का बैठना, ये इस भाव का बल बढ़ाएगा और इस भाव का भी बल बढ़ाएगा। मतलब व्यक्ति को साहसी भी बनाए और व्यक्ति को पढ़ने पढ़ाने में कई बार उसको किसी न किसी वजह से उसकी एजुकेशन पूरी हो ही जाती, कोई ना कोई कारण बन जाता है जो इनके एजुकेशन में तमाम तरीके की मन न लगने की स्थिति बने। कई बार जो है वो थोड़ी बहुत घबराहट होती है या फिर थोड़ा बहुत उसमें जो है वो अड़चने आए, पर फिर भी व्यक्ति पूरा कर देता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये अच्छी बात है। मैं यहाँ पे तीसरे जन्म कुंडली के तीसरी सबसे अच्छी बात के बारे में चर्चा कर रहा था। चौथी बात क्या है? लाभ भाव के अधिपति का उच्च का होना और गुरु से देखा जाना, और लाभेश का गुरु को देखना, मतलब लाभेश का प्रभाव गुरु से प्रभावित होना। लाभ भाव के अधिपति को देखिए गुरु ने 5वीं दृष्टि से देखा है, और लाभ के अधिपति को देख रहे हैं और लाभेश को भी देख रहे हैं और लाभ भाव को भी देख रहे हैं। मतलब ये गुरु का प्रभाव आपके जीवन में समस्त प्रकार के आपके एग्जिस्टेंस को, जहां पे भी आप खड़े हो जाएंगे वहां पे आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। मैं इसीलिए वो गांव वाली उदाहरण मैंने करी थी, क्योंकि वस्तुतः आपकी कुंडली में जो एग्जिस्टेंस है आपका, ये एकादशवां भाव जहां पे आप कुछ भी प्राप्त करके, अक्वायर करके और समाज में अपनी महत्ता सिद्ध करते हैं, वो आपकी कुंडली में बहुत अच्छी बात होगी। मतलब व्यक्ति जो है वो एक लेवल पे आकर के अपने आप को स्थापित करेगा और अपनी पहचान अलग बना सकता है। क्योंकि वस्तुतः अगर जन्म कुंडली में गुरु का प्रभाव लग्न पे हो, शुक्र उच्च के हो, गुरु अच्छी राशि में बैठे हो, योग कारक ग्रह के साथ उनके संबंध बन रहे हो, तो हमें कभी भी घबराने जैसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। चाहे वो व्यक्ति के समाज में पद के लिए हो, प्रतिष्ठा के लिए हो, कुल के मर्यादा के पालन के लिए हो, संबंधों को निभाने के लिए हो, आप इसमें कभी भी अपने आप को संदेहास्पद स्थिति में नहीं ले जा सकते। ये अच्छी बात है। तो लाभेश उच्च के मतलब ये समस्त प्रकार से महाभाग्यशाली योग बनेगा। ये चौथी अच्छी बात थी। 5वीं सबसे अच्छी बात है कि आपकी कुंडली में जो बुध हैं वो वस्तुतः यहाँ के अधिपति और द्वितीय भाव के अधिपति सूर्य के साथ जाकर के देखिए अष्टम भाव में बैठे हैं। अगर ये कहीं और बैठ जाते तो थोड़ी कमजोरी हो जाती, क्योंकि दुह स्थान के अधिपतियों का दुह स्थान में बैठना ही अच्छा माना जाता है। तो ये दुह स्थान है और वस्तुतः द्वितीय भाव के अधिपति होकर के अगर सूर्य 7वीं दृष्टि से देखेंगे तो इसे कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति में जोड़ करके इसे देखा जा सकता है। अगर आपकी कुंडली में कुंभ राशि के सूर्य बैठेंगे या एकादशवें भाव की जो राशि मूलतया यहां बनती है वो अगर अष्टम में बनेगी तो थोड़ी बहुत दिक्कत सूर्य की दशा में हो सकती है। यानी कि सूर्य की दशा में व्यक्ति को एक्सीडेंट से, सूर्य की दशा में व्यक्ति को कई बार स्वास्थ्य से, सूर्य की दशा में व्यक्ति को कई बार हड्डियों से, वात जनित समस्याएं, पीत वात कफ, इन तीनों चीजों को वो कंट्रोल करने में दिक्कत करते हैं। उस समय आपको ध्यान रखना होगा। और वस्तुतः उसमें राहु का बल बढ़ा हुआ है, इस कारण से ये चीज और भी बढ़ जाती है। मतलब यह है कि हमें इस बात पे ध्यान रखने की आवश्यकता है कि कभी भी हमें कम पैसों पे नौकरी ना करनी पड़े,
कभी भी ऐसी नौबत ना आए जहां मैं अपने क्षमता के हिसाब से काम ना कर पाऊं, जितनी मेरी कैपेसिटी है काम करने की मैं उसको सामने वाले को दे पा रहा हूं, या मेरे जो है वो प्रभाव हैं वो कमजोर ना हो। या कई बार कि जब आप इस बात से अपने आप को देखने लगे कि आपको अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है, तो आप उसको तुरंत ही जितनी जल्दी हो सके उस पर काम करना शुरू करिए, ताकि आपकी ऊर्जा को किसी भी तरीके से गलत डायरेक्शन में ना जाना पड़े। क्योंकि अष्टम भाव के सूर्य जो होंगे वो कहीं ना कहीं आपको एक कैटेगरी में डालने का काम करेंगे, जो सामने वाले के प्रति, जो समाज का जो एक वर्ग है उसके प्रति आपका जो रवैया होगा वो थोड़ा कमजोर हो सकता है। मतलब यहां पे मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको अपने आप को कभी भी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करनी है। जो आपका सेल्फ डिग्निटी जिसे कहते हैं, उस पे आपको कभी भी मंथन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप उसके साथ कभी भी कोई समझौता ना करिएगा, उसके साथ कभी भी किसी तरीके का को एग्जिस्टेंस और किसी भी तरीके का जो है पैरेलली कोई आगे आकर के आपके साथ उसमें किसी भी तरीके का तोल मोल ना करें, क्योंकि वस्तुतः ये यहाँ पे यही करवाना चाहेंगे। क्योंकि अष्टम भाव के सूर्य आपको जहां पैतृक संपत्ति आपके पास बड़ी अच्छी है, आपके पिता का सहयोग आपके साथ पड़ा है, आपके पिता के साथ आपके संबंधों में कभी कभी कटुतापूर्ण भाव देखने को मिलेंगे, हो सकता है कि पिता के साथ कभी कभी क्लैश होते हो सकता है कि व्यक्ति अनियमित होता हो सकता है कि व्यक्ति रात भर जागता हो सकता है कि व्यक्ति जीवन में रात भर जागे दिन भर सोए, या नियम कानून को एकदम ताक पे रख करके जीवन को चला रहा हो, किसी भी तरीके के जो है वो कोई रूटीन फॉलो करने की स्थिति में नहीं हो। तो अगर ये चीजें जीवन में हो रही हैं जहां पे आप किसी भी चीज को मानते हैं, जैसे अगर भगवान को मैं जहां तक समझूं कि अगर कुछ किसी को देना भी है तो व्यक्ति स्वयं के लिए तो महंगा खरीदता ही है, सामने वाले के लिए भी उतनी ही जो है वो प्रायोरिटी देता है। उसके लिए कोई भी बहुत अच्छी बात नहीं है और कोई भी बुरी बात नहीं है, वो सभी अच्छी चीजें ही हैं और सभी बुरी ही हैं। मतलब वो सामान्यतया सभी चीजों को एक ही एंगल से देखता है, और अलग अलग एस्पेक्ट होने के बावजूद भी वो कई बार गलती कर बैठता है इस बात में कि कई बार वो एक ही लाठी से सबको हाँक देता है। सब एक जैसे नहीं होते, और सभी एक जैसे नहीं होते तो सबके साथ बर्ताव भी एक जैसा नहीं होता। हाँ, लेकिन ये एक लेवल पे आने के बाद आपको ये बात समझने की आवश्यकता पड़ जाती है कि समाज का प्रत्येक वर्ग आपके लिए एक जैसा ही है और सबके साथ सामान्यतया समान व्यवहार ही करना होता है। यहां पे मेरे कहने का मतलब यह है कि आप कई बार एक तरीके का व्यवहार करके कई बार लोगों को तकलीफ दे देते हैं, और कई बार आप उसमें बैलेंस नहीं बना पाते कि मुझे किसके साथ कैसा बर्ताव करना है। वस्तुतः कई बार आप उसको भी आदर दे देते हैं, आदर तो सबको देना चाहिए, पर आप कई बार उसको भी आदर दे देते हैं जो आपका अनादर कर बैठता है। ये एक बात अलग दर्शन से ठीक हो, लेकिन कई बार आप उसमें समझौतावादी प्रक्रिया नहीं अपना सकते, क्योंकि हो सकता है कि वो व्यक्ति आपका लाभ उठा रहा हो और आपको नीचा दिखा रहा हो। वस्तुतः आप संत भी नहीं है। तो ये बात भी मैं कह रहा हूं कि जहां आपको अपने पिता के साथ संबंधों को विकसित करने पे ध्यान देने की आवश्यकता होगी, आपको अपने आप को नियमबद्ध और चरणबद्ध तरीके से अपने जीवन को सही रास्ते पे लाने का प्रयास करना होगा, आपको अपनी बुद्धिमत्ता का सही तरीके से सुनियोजित ढंग से इस्तेमाल करने पे ध्यान लगाना होगा कि आप कोई निर्णय गलत ना लें। आप कोई निर्णय लेने जा रहे हैं तो उसमें आपके पिता की भूमिका कितनी है और वो कितना उस निर्णय के बारे में जानते हैं, उनको इस बात की जानकारी कितनी है कि आप कौन सा निर्णय ले रहे हो। आपने जो भी वस्तुएं खरीद करके बाजार से घर पे लाने का प्रयास आप कर रहे हैं, या जो भी चीजें ला रहे हैं, उसके बारे में पिता को कितनी जानकारी है, आपकी माताजी उस चीज के बारे में कितनी जानकारी रखती है, ये यहाँ पे ये करवा रहे हैं। मैं प्रैक्टिकली आपको ये चीज समझाना चाहता हूं कि आप यहाँ पे गलती कर सकते हैं। अनियमित होना, बेवजह की चीजों में अपने पैसे खर्च करना, जो चीज 2 रुपए में हो सकती है उस पर 20 रुपए लगा देना, बाद में जाकर के कुछ भी ऐसी चीजें खरीद करके ला देना जो किसी वजह की ना रहे, या बेवजह के भी कई बार वो घर में पड़े रहते हैं और 10 दिन तो इस्तेमाल किया और उसके बाद उसके कोई मायने नहीं है। इन चीजों पे आपको ध्यान रखने की आवश्यकता हो सकती है। अब आपको कुंडली का दूसरा जो है वो दायरा दिखाता हूं। आइए अब मैं आपको ग्रहों के बारे में बताता हूं, जैसे विभिन्न ग्रहों की स्थितियां कैसी हैं। जैसे सूर्य 27 डिग्री कमजोर हो जाएंगे थोड़े से, जहां पे व्यक्ति में मोरालिटी थोड़ी कमजोर हो, वो नैतिकीय तत्वों पे काम कर सकता है। मतलब उसको नैतिक शिक्षा की आवश्यकता है, जो प्रायः हमारे पूर्वजों के द्वारा दी जाती है, हमारे धर्म ग्रंथों के द्वारा हमें प्राप्त होती है। मतलब व्यक्ति जो है वो अपने धर्म को पकड़ करके चले, अपने पिता के आदर्शों को स्थापित करे और उनको संजो करके रखे। चंद्रमा सूर्य यहाँ पे पूर्वा भाद्रपद के बैठे हैं, आप थोड़े से
अगर पिता यहाँ पे थोड़े से उसको और भी बल दे दें तो निश्चित रूप से वो बिल्कुल ही स्वच्छ और सुंदर प्रतिभा का व्यक्ति बन जाएगा, और एक ऐसी प्रतिभा वो व्यक्ति के अंदर से निखर करके सामने आएगी, क्योंकि उसको थोड़े से बल की आवश्यकता है। अष्टम में बैठे हैं, दार्शनिक राशि है कुंभ राशि, कमजोर राशि नहीं है, और पूर्वा भाद्रपद गुरु के नक्षत्र में जो पंचम में बैठे तो ज्ञान के उसके पास कोई ज्ञान की कमजोरी नहीं है, बस हमें उसको तराशने की आवश्यकता है। तो ये काम पिता कर सकते हैं। पिता के साथ संबंधों को और भी मजबूत करने की आवश्यकता है, और भी निकटता से उसको देखने की और अलग चश्मे की आवश्यकता है। जिस चश्मे को लगा करके आप अपने पिता को देखते हैं, उसको बदल करके, अगर वो कमजोर हो रहा हो तो उसके लेंस को बदलने की आवश्यकता है, और उनके साथ संबंधों को नया आयाम स्थापित करने की आवश्यकता भी महसूस करता हूं। अभी शुक्र की दशा है जो आपको ऐसा बना सकता है कि लालची, भौतिकवादी, आराम तलबी, आराम से काम करने वाला, बिना हेडेक के काम करने वाला, किसी भी तरीके के जिम्मेदारी से थोड़ा मुक्त होने वाला, ऐसी चीजें होती हैं। तो गलत संगति में जाए, गलत लोगों के संग पकड़ ले, या कई बार मित्रों के साथ वक्त ज्यादा बिताए, रात भर बाहर रहे, दूर रहे, इधर उधर की बातें या इधर उधर वक्त नुकसान करने वाली चीजें अभी हो सकती है। मतलब आप एक ऐसे टाइम पीरियड से जी रहे हैं, और ये वस्तुतः आपकी कुंडली में 2034 तक चलेगा। ये गोल्डन जो टाइम है जो आपके जीवन का, वो अभी चल रहा है, और वस्तुतः यही ऊर्जा आपको बचा करके रखनी है, क्योंकि ये ग्रह आपकी कुंडली में बहुत कुछ दे सकता है। जैसे आपके भाग्य का लाभ, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद, आपके पिता का आशीर्वाद, आपके माता जी का सहयोग, आपके अंदर इमोशन को सही तरीके से समझना। हम इस वक्त पे ऐसे मोड़ पे हैं जहां पे हमें हमारे संबंधों को नए जो है वो पद देने हैं, उनको प्रतिस्थापन करना है, उनको नई दिशा देने की आवश्यकता है, वो दृष्टिकोण जो है वो बदलने की आवश्यकता है। आप इस पे काम कर सकते हैं। जिस चीज को आप वक्त दे रहे हैं वो आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है, ये चीज समझने की आवश्यकता है। अपने अनुभवों को बढ़ाने की आवश्यकता है, कुछ नई चीजें सीखने की बात है, क्योंकि जो शुक्र है वो भी 29 डिग्री के हैं, सूर्य जो है वो 27 डिग्री के हैं, चंद्रमा 0 डिग्री के। तो गौर करिए, तो सूर्य कमजोर हो गए डिग्री से, भाव से कमजोर हो गए, और चंद्रमा छठे में तो एक अलग तरीके का साहस देंगे, व्यक्ति को कभी भी रुकने नहीं देंगे, वो कभी भी उसके अंदर ऊर्जा की कमी नहीं होगी, उसका इम्यून हमेशा ठीक रहे, वो कभी भी किसी से हारे नहीं, और अपने प्रत्येक दुश्मन को अपने ज्ञान के बल पे इकट्ठा करके उसको जीत लेता है। क्योंकि मंगल यहाँ पे उच्च के हैं, तो कभी भी व्यक्ति के जीवन में कोई भी दुश्मन टिके नहीं, और उसकी सुरक्षा वो मंगल करते रहते हैं, ये बात है। तो यहाँ पे चंद्रमा को भी बल मिलेगा, क्योंकि चंद्रमा के ठीक आगे मंगल जैसा उच्च ग्रह बैठा है, और उसके ठीक पीछे जो है वो जिस भाव में बैठे हैं वो भाव के अधिपति बैठे हैं। पर एक कमजोरी जो यहाँ पे मुझे दिख रही है कि चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं उस राशि के अधिपति द्विद्वादश के संबंध में चले जा रहे हैं। ये एक कमजोरी व्यक्तित्व पे हो सकती है, जहां हमें इस बात पे काम करने की आवश्यकता है कि उसके व्यक्तित्व का निर्माण कैसा हो रहा है, उस पे हमने वक्त कितना दिया है, माता और पिता दोनों ने। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम काम करने के चक्कर में जो है वो अपने पिता को, अपने पुत्र को, अपने संतान को वक्त नहीं दे पा रहे हैं। इस पे विचार करने की आवश्यकता है, और उसको जो है वो डायरेक्शन की आवश्यकता है कि कहीं वो किसी गलत संगति में ना जाए, क्योंकि ये वो वक्त है जहाँ पे हमारे जो है वो मायने बदल सकते हैं, हमारे चश्मे का लेंस बदल सकता है, जहां हम किसी भी चीज को अलग दृष्टिकोण से देख करके कई बार अपने आप को नुकसान में रख सकते हैं। ये वही दौर है जिसमें हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है, और विशेषतः 2034 का ये वो समय है। चंद्रमा मूल के इस वजह से आरंभ दिक्कत में होता है, कई बार स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं, छोटी छोटी समस्याएं, छोटी छोटी बीमारियां, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं। और वो धनु के बैठे, तो धनु राशि के चंद्रमा जिसपे अभी थोड़े दिन पहले से ही ढैया साढ़े साथी का प्रभाव हटा है, अब वो खत्म है। और यहाँ पे आपको मैं एक बात जो कहूँ कि चंद्रमा का छठे भाव में जाना व्यक्ति को दमखम लगा करके अपने जीवन के प्रत्येक विषम परिस्थिति से लड़ने वाला और उसको जुझारू प्रवृत्ति का देता है, और बिल्कुल ही खरी बोलने वाला बना देता है। उसको इस बात का कोई मतलब नहीं है कि सामने वाले ने उसकी बातों को कैसे लिया है, बढ़ा चढ़ा करके लिया है, हाइपर लिया है, कैसे लिया है, क्या चीज सामने वाले पे कैसे प्रभाव करेगी नहीं करेगी। मतलब आप इस चीज पे भी अपना ध्यान ले जा सकते हैं कि आपके प्रत्येक जो है वो प्रतिक्रिया का सामने वाले के ऊपर कैसा असर पड़ने वाला है। आपके मित्र आपके बातों से कैसे प्रभावित हो रहे हैं, उन पे कैसा असर हो रहा है, आपके द्वारा जो उत्तर दिए जा रहे हैं आपकी बहन को और आपके भाई को और आपके पिता को और आपकी माता को कैसे प्रभावित कर रहा है, ये चीज विचारणीय है, और इस पे आपको मंथन करने की आवश्यकता होगी। मतलब आप बोलने से पहले, कहने का मतलब है विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि चंद्रमा जो है यहाँ पे आपको दार्शनिक बना रहे हैं, और कई बार जो दर्शन होता है वो इतना खरा हो जाता है, जिसमें चारवाक दर्शन, तो कई बार वो इतना खरा हो जाता है कि कई बार वो गलत हो जाता है। जैसे बौद्ध दर्शन, जिसमें भगवान बुद्ध के कुछ सिद्धांत ऐसे हैं
जिन्हें भगवान का अवतार मानने के बावजूद भी कई बार हमारे संत जन हैं वो उनके उसी बात को खंडन कर देते हैं। उनकी कुछ अच्छी बातें जो वेद के से जो है वो सामंजस्य रखती हैं या वेद से समाहित हैं, वेद से निकली हैं, जो वेद को और वेद के प्रभावों को मजबूती देती हैं या उनके एग्जिस्टेंस को और भी ज्यादा मजबूती देती हैं, उसको तो मान लिया जाता है। लेकिन वही सिद्धांत जो कि भगवान बुद्ध के द्वारा ही कहे गए हैं, जो वेदों की महिमा को या भगवान नारायण होकर के भी स्वयं वेदों से जो है वो एक अलग दृष्टिकोण देखते हैं, वहां पे उनको उस राय को काट दिया जाता है और उसको संतों के द्वारा जो है वो मान्यता नहीं मिलती है, कह सकते हैं। तो ये बात है, तो यहाँ पे आपको विचार करने की आवश्यकता होगी। तो ये चंद्रमा थे। मंगल तो सूर्य की दृष्टि यहाँ के लिए लाभदायक, मतलब धन, धान्य, गंभीरता, बुद्धि और मोरालिटी पे काम करने की आवश्यकता। चंद्रमा आपको ये इशारा कर रहे हैं कि व्यक्ति ठंडी चीजों से बचे और अपने भोजन को सुदृढ़ करे, मजबूत करे और अच्छी चीजें खाए। बाजारू न हो, ठंडी चीजें बचा करके रखे, ठंड से अपने आप को बचा करके रखे। और साहस कभी भी कमजोर नहीं है, इस वजह से कभी भी इस मामले में आपको विचार नहीं करना है कि मैं कितना मेरे अंदर आत्मबल है, वो है, उस पर कभी भी घबराने वाली बात नहीं। ये डिग्री में कमजोर है, इस कारण से मैं इसे यहाँ पे कहूंगा कि अगर कोई मंदिर का दर्शन हो सके, किसी भी प्रतिमा का दर्शन, तो आपको अपने जीवन में शामिल कर लेना चाहिए, जहाँ एक निश्चित समय पे आप प्रत्येक दिन माथा टेकने जाते हों और अपने सारे मन की व्यथा को उनके सामने रख आते हों, चिट्ठी की तरह। जैसे अगर बच्चा दुखी होता है तो जैसे छोटा होता है तो कहने से संकोच करता है, थोड़ा और उसको लिबर्टी मिलती है, थोड़ा और मिलती जाती है, तो अपने विचारों को बहुत ही स्वतंत्रता पूर्वक रख पाता है। तो ये आपको विचारों को स्वतंत्रता पूर्वक रखना है, पर किसी का अतिक्रमण नहीं करना है और किसी के कर्तव्य और उसके अधिकारों से आपको जो है वो वंचित नहीं करना है। पिता का अधिकार है, उसका अधिकार बना रहे, माता का अधिकार है, उसका अधिकार बना रहे। आपका कर्तव्य आपको हमेशा याद रखना चाहिए। मंगल उच्च के, ये बहुत अच्छी बात। और युवावस्था के श्रवण नक्षत्र जिस राशि में बैठे उस राशि के अधिपति उसको देख रहे हैं, तो दाम्पत्य में शनि मंगल का प्रभाव होगा। उसके ठीक आगे राहु बैठे, उसके ठीक आगे चंद्रमा, जो जन्म कुंडली में राहु और सूर्य बुध पत्नी धनदायक और धन से श्रेष्ठ होती हैं। दाम्पत्य खराब नहीं होता, हाँ, लेकिन सप्तम के मंगल उच्च के हैं, उस पर शनि का प्रभाव है, मंगल खराब नहीं होंगे। मांगलिक दोष यहाँ पे निकटता वाला नहीं है, कमजोर वाला नहीं है। आप बिना मांगलिक वाली लड़की से भी विवाह कर सकते हैं, क्योंकि मंगल यहाँ पे खराब नहीं है। वस्तुतः इस कुंडली के मारक ग्रह से देखे जाएंगे, पर वो इसी के अधिपति हैं और केंद्र में शनि के बैठ जाने से, अगर उस जातिका की कुंडली में शनि और गुरु की स्थिति केंद्र में होती हो, या वो मंगल सप्तम में या अष्टम में बैठे हो, द्वितीय में बैठे हो, चतुर्थ में बैठे हो, सातवें बैठे हो, अष्टम में बैठे हो, 12 में बैठे हो, तो व्यक्ति उससे किया जा सकता है। क्लियर है? तो ये मंगल की चौथी दृष्टि यहाँ जो कर्म क्षेत्र के लिए लाभदायक, व्यक्ति को किसी भी तरीके से, अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो मंगल का संबंध श्रवण नक्षत्र का है। व्यक्ति व्यापार खुद का करे, खुद की बनी बनाई फैक्ट्री, खुद की बनी बनाई जो चीजें हैं उस पर काम करे और कभी भी नौकरी के लिए किसी दूसरे के पास ना जाए। मैं समझता हूं कि उसको ट्रेनिंग जरूर कर लेना चाहिए, अनुभव जरूर ले लेना चाहिए, क्योंकि दशम भाव के अधिपति 16 डिग्री के हैं, तो उनके पास अवस्थागत बल बहुत बढ़िया है और उनके ऊपर शनि की दृष्टि पड़ जा रही है, जो व्यक्ति को टेक्निकली बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बना रहे हैं। यानी कि तकनीक का व्यक्ति बड़ा अच्छा जानकार हो सकता है और कई बार इसमें वो धन को भी जोड़ सकता है। जिसमें धन हो, जिसमें तकनीकी जानकारी हो, जो चीजें बहुत ही छोटी हो, जैसे कंस्ट्रक्शन का काम भी हो जाता है, आप मशीनरी के क्षेत्र में काम कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीजों पे काम कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल्स चीजों पे काम कर सकते हैं, इन चीजों पे भी काम किया जा सकता है। और वस्तुतः व्यक्ति अगर खुद का काम करे तो सबसे ज्यादा अच्छी बात होगी। और मैं यहाँ पे एक बात और भी कहूंगा कि जो स्थिति मुझे दिख रही है उसके आधार पर व्यक्ति जमीन, सतह, मशीन, भारी मशीन, इन सब चीजों से जुड़ करके भी काम कर सकता है। उसके अतिरिक्त तो वो कई बार धन का हेर फेर, इन सब चीजों में भी व्यक्ति आगे आ सकता है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति जो है वो ट्रेडिंग का काम कर सकता है, ट्रांसफर का काम कर सकता है, जैसे यहाँ का सामान वहां भेजना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम जिसे कहा जा सकता है, मैन पावर सप्लाई, ये भी आपकी कुंडली में बनती हैं चीजें। ये मंगल, उसकी 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी, जहां व्यक्ति को कई बार उसके निर्णय जो है वो कई बार विचारणीय होंगे और गंभीर होंगे, लेकिन उसमें जो है वो उग्रता भी रहेगी। और यहाँ पे कई बार वो आपको निगेटिव नेचर का बनाएंगे, क्योंकि उनकी नीच दृष्टि लगने पे पड़ेगी तो आपके प्रभावों को वो क्षुब्ध करने का काम करेंगे। इसका मतलब है कि हमें निर्णय को लेने से पहले कोई भी चीज जो हम करना चाहते हैं उस पर हमें विचार करना ही होगा और बिना किसी से पूछे आप कोई भी निर्णय नहीं ले सकते, क्योंकि मंगल उच्च के हैं तो ये जल्दबाजी दे देंगे। हालांकि
डेली बेसिस का इनकम व्यक्ति का बहुत अच्छा रहेगा, उसका जो सोशल स्टेटस है वो बहुत अच्छा रहे और उसका जो समाज है वो बहुत अच्छा रहे। धर्म का क्षेत्र, धन का क्षेत्र बहुत अच्छा है। धर्म भाव में गुरु और शुक्र का प्रभाव अनुभवी भी बनाएंगे, अनुभव भी है। पर इस दशा काल में जो कि शुक्र की दशा चल रही है, इस दशा काल में आपको अपने आप को धीरे धीरे आगे बढ़ाना चाहिए और किसी भी तरीके से निर्णय लेने से पहले विचार करना चाहिए, क्योंकि मंगल की नीच दृष्टि आपको प्रभावित कर सकती है और कई बार छोटे मोटे एक्सीडेंट वगैरह से भी आपका जो है वो सामना करा सकती है। मंगल की 7वीं के बाद 8वीं दृष्टि यहाँ पे, यहाँ केतु बैठे हैं, खराब नहीं है। दाम्पत्य की स्थिति विवाह के लिए मजबूती से युक्त होती है। और मैं बात बता दूं तो यहाँ पे कभी भी खराबी वाली बात नहीं है। मैं जहां तक देख रहा हूं, चूंकि लग्न भी अभी है मेरे सामने और नौमांस भी देख रहा हूं, तो व्यक्ति खुद का कारोबार सबसे अच्छे तरीके से खुद का कारोबार वो कर सकता है, चाहे जो भी करे, क्योंकि दशम भाव के अधिपति उच्च के हैं। सर्वाधिक योग कारक ग्रह जब जन्म कुंडली में उच्च का बैठा है, नक्षत्र चंद्रमा का पकड़ा है, जो कि लग्नेश हैं, जन्म कुंडली में धनु राशि का निर्माण कर रहे हैं, लग्न को गुरु देख रहे हैं, उच्च की दृष्टि से गुरु की दृष्टि जा रही है, तो व्यक्तित्व, व्यक्ति का स्वभाव, व्यक्ति के अंदर की गंभीरता, व्यक्ति के अंदर की जो एक ओजस्विता होती है वो बरकरार रहेगी। मंगल के बाद बुध की अगर चर्चा करूंगा तो आपको यहाँ पे सूर्य और बुध 2 डिग्री के हो रहे हैं। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र, और वो मंगल जो है वो सप्तम में बैठ करके लग्न को देख रहे हैं। ये बुध यहाँ पे 2 डिग्री के हैं, इस वजह से विलक्षणता कमजोर हो और कई बार व्यक्ति जो है वो अतिरेक में हो जाता है और वो गुरु से केंद्र में हो रहे हैं, उस पर केतु का प्रभाव है, राहु का प्रभाव है, सूर्य से प्रभावित हैं और जन्म कुंडली में 12वें भाव के अधिपति होकर के अस्त में बैठे हैं, तो कई बार व्यक्ति विदेशों से जुड़ करके भी कारोबार करता रहे, विदेश जाकर के भी अपना कारोबार स्थापित कर सकता है, धन बाहर से भी कमा सकता है। कई बार उसके जो है वो छोटे भाई बहनों से संबंध कई बार कमजोरी से ना बने, इसका ध्यान रखना होगा। और मित्रता बहुत ही गंभीरता से करनी होगी। कई बार आपके मित्र आपका लाभ ना उठाएं, इसका भी ध्यान रखना होगा। कई बार उनके साथ आप बहुत ज्यादा वक्त ना बिताएं, इसका भी ध्यान रखना होगा। कई बार आप बहुत जल्दबाजी में कोई निर्णय लेकर के कोई गलत निर्णय न ले लें, इसका भी ध्यान रखना होगा। बुध अष्टम भाव में बैठे हैं, वाणी का प्रभाव कमजोर ना हो, इसका ध्यान रखना होगा। आपके अंदर जो है वो आपके रक्त के अंदर कोई समस्या ना हो, इस बात का ख्याल रखना होगा। हड्डी कमजोर ना हो, इस बात का ख्याल रखना होगा। वो धनिष्ठा नक्षत्र में बैठे हैं तो कई बार व्यक्ति को नेत्रों में समस्या ना हो, कई बार व्यक्ति को जो है वो रक्त जनित बीमारी ना हो, चमड़े से संबंधित कोई, स्किन से संबंधित कोई समस्या ना हो, इस बात पे ख्याल रखने की आवश्यकता है। वो वहां से आपको कई बार आपके पराक्रम को कई बार ज्यादा देर तक लगाना पड़ता है, कई बार आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बुध की दशा में, बुध के अंतर प्रत्यंतर में कई बार मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है और विपरीत स्थितियों का निर्माण होता है। पर हाँ, एक बात जो मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं, व्यक्ति मंत्रणा शक्ति में आगे है, प्रखर बुद्धि का है, कॉपी करने वाला है, इंजीनियर, वो इंजीनियर अलग पद वाला नहीं, इंजीनियर मतलब वो वस्तुतः तकनीक का जानकार है और हर एक चीज में उसके मंथन की जो स्थिति है वो बहुत ही प्रबुद्ध है, मजबूत है और किसी भी चीज पे तर्क क्षमता उसकी बहुत आला दर्जे की है। ये सूर्य और बुध उसको प्रगाढ़ व्यक्तित्व का बनाएंगे और गंभीर अध्ययन करने वाला, किसी भी चीज में घुस करके उसके हर एक स्थिति को बहुत अच्छे तरीके से समझने वाला बना देंगे। बुध के पास मंगल का नक्षत्र अगर होगा तो क्रिएटिव व्यक्ति के पास क्रिएटिविटी बड़ी अच्छी हो जाए, क्रिएटिव इंसान कहा जाए, उसके पास कला की जानकारी हो, वो क्षेत्र विशेषज्ञ हो, वो हर एक क्षेत्र की जानकारी रखता हो, या कई बार जितनी बात पूछी जाए उससे ज्यादा बोल जाता हो। ये बात बुध की थी। गुरु जन्म कुंडली में 5वीं दृष्टि से यहां देखेंगे, बैठे हैं वो ज्येष्ठा नक्षत्र के, बुद्धिमान बनाने का योग बनेगा, तार्किक क्षमता और संतति का लाभ मिल जाता है। गुरु अकेले यहाँ पे कई बार व्यक्ति को बुद्धिमानी से हटाने का काम करते हैं और कई बार व्यक्ति गलत लोगों की संगति में आकर के अपनी ऊर्जा का हनन भी करता है और गुरु कई बार संतति का लाभ ना दे, इसका भी प्रभाव होगा इस वजह से। लेकिन हालांकि मंगल जो है वो अच्छे हैं तो कारक ग्रह ठीक है, लग्न पे मंगल का प्रभाव है, शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव नहीं है, शनि मंगल का प्रभाव लग्न पे है, इस वजह से व्यक्ति के पास साहस, ऊर्जा, बल, थकने की स्थिति नहीं है, तो आगे आप बढ़ते रहेंगे। गुरु की 5वीं दृष्टि यहाँ बहुत अच्छी, अनुभव से युक्त, धर्म का लाभ, पूर्वजों का आशीर्वाद, पितरों का बल, भाग्य का लाभ, भाग्य में समृद्धि का सूचक, और वहीं पे गुरु की 5वीं दृष्टि यहाँ कई बार यहाँ के लिए कमजोरीपन का एहसास कराएगी। लेकिन चूंकि लाभेश को देख रहे हैं तो एक अलग तरीके से उसका लाभ ऐसे मिलेगा कि व्यक्ति के पास धन की समस्या नहीं होगी, वो जो भी जीवन में जो चीज चाहता है वो उसको मिल जाती है। और वहीं 5वीं के बाद 7वीं और 7वीं के बाद 9वीं दृष्टि, गंभीरता, ओजस्विता, प्रबुद्धता, मजबूती, धार्मिकता, ये सारी चीजें उसके जीवन में समाहित होती है। शुक्र जन्म कुंडली में बैठे हैं, उच्च के, रेवती नक्षत्र के बैठे हैं, जिसके अधिपति बुध अष्टम में अगर नहीं बैठे होते तो निसंदेह लाभ को और भी ज्यादा बल मिलता, और वो शुक्र की 7वीं दृष्टि नीच की पड़ेगी, जहां पे कई बार व्यक्ति के छोटे भाई बहन नहीं होते
या कई बार व्यक्ति अगर छोटे भाई बहन से युक्त होता है तो उसके साथ संबंध अच्छे नहीं होते, या कई बार वहां पे व्यक्ति के बड़े जनों का आशीर्वाद उसके पास हमेशा होता है। यहाँ पे व्यक्ति के जीवन में जो बुध हैं वो 12वें के अधिपति, शुक्र जो है वो एकादशवें के अधिपति होकर के उच्च के हो रहे हैं, तो कई तरीके से उसको लाभ मिलेगा। लेकिन गौर करिए कि ये बुध की नीच राशि है, जहां से बुध पीछे ही बैठे हैं, यानी कि बुध नीचा विलासी हो रहे हैं। इस कारण से हमें सबसे ज्यादा जो ध्यान देने की बात होगी अपने व्यय पे, अपने व्यवहार पे, अपने बुद्धि पे, अपनी वाणी पे, वो बुध की दशा में देने की होगी। शुक्र की दशा में कोई विशेष नुकसान की आवश्यकता नहीं है, वहां पे आपको लाभ मिलता रहेगा। गुरु की दशा में कोई विशेष नुकसान की आवश्यकता नहीं है, वहां पे लाभ मिलता रहेगा। मंगल आपके सपोर्ट के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। सूर्य और बुध आपकी कुंडली में आपको बुद्धिमान बनाते रहेंगे। और जन्म कुंडली में द्वितीय भाव में केतु आपको सबसे ज्यादा इनिशिएटिव लेने वाला बना देंगे, जहां व्यक्ति हर बार नया करता है, नया रिस्क लेता है, नई चीजें, अचीवमेंट उसके जीवन में जुड़ती जाती हैं, नया दौर और नए लोग आते रहते हैं, जहां उसको उन्हीं लोगों से जुड़ करके, उन्हीं क्षेत्रों से जुड़ करके व्यक्ति को लाभ मिले। मैं यहाँ पे मित्र की बात नहीं कर रहा, मैं आपके जीवन में जो लोग ऐसे आते हैं जो आपके मित्र नहीं होते पर वो आपको कुछ देना चाहते हैं, चाहे वो आपके वर्कर हों, चाहे आपके अंडर में काम करने वाले लोग हों, उन लोगों से आपको सहायता मिल जाती है और वो आपको आदर भी देते हैं। ये बात भी जीवन में देखने को मिलेगी, जहां आपके अनुभवों से वो कई बार भले प्रभावित ना हो पर उनके अनुभव से आपको लाभ मिल जाता है। उनको ऑब्जर्वेटिव माइंडसेट के साथ अगर आप देखेंगे तो उनसे कुछ आप बेहतर सीख सकते हैं। जो हो सकता है कि आपसे उम्र में भले छोटे हों, हो सकता है कि आपसे उम्र में बहुत बड़े हों पर पद में छोटे हों, तो कई बार हमें उन लोगों को भी अपने जीवन में स्पेस देने की आवश्यकता है जिनके पास मुझसे ज्यादा काम का अनुभव है या जो उस क्षेत्र में ज्यादा जानते हो, क्योंकि ये केतु यहां बैठ करके यही इशारा कर रहे हैं। क्योंकि ये केतु जन्म कुंडली में मंगल के द्वारा देखे जाएंगे, जो दशम भाव को भी देख रहे हैं और दशम भाव के अधिपति के द्वारा देखे जा रहे हैं। तो दशम भाव जो कि मंगल का प्रभाव है, वहां पे वो मंगल दिग्बली हो जाते हैं, दिग्बल क्षेत्र को देख रहे हैं, वहां पे केतु का प्रभाव है, तो व्यक्ति काम में जल्दी ही समाहित हो जाता है, वो तुरंत ही कमाना चाहता है और अपने पैरों पर जल्दी ही खड़ा होना चाहता है। और वस्तुतः कई बार जब ये दशा, जिस खास दशा में यह व्यक्ति अभी जी रहा है, इस दशा काल में व्यक्ति थोड़ा आलसी होगा। तो ये बात शुक्र की थी। उस शुक्र को अनुभव गुरु के कारण मिल रहा है। उस शुक्र से लाभ जातक को उसके जीवन में धन, धान्य, संपत्ति, गाड़ी, भूमि, भवन, वाहन, भौतिक सुख सुविधाओं में, मैं तो कहूंगा, मैं आज ही सोच रहा हूं कि क्या होगा जब मेरे पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे। मैंने कहा भगवान कभी ऐसी स्थिति न लाए जब मेरे पास बहुत सारे पैसे हो जाए। तो ये ऐसा सोचवाने को मजबूर कर देते हैं कि कई बार मुझे बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, मैं संतुष्ट हूँ। तो ये भी ऐसा होना चाहिए। आप उस धन को गरीबों के लिए, जरूरतमंदों के लिए, धर्म के लिए, गायों के लिए, समाज के लिए और इन सब चीजों के लिए भी आप खर्च कर सकते हैं, भगवान की पूजा के लिए। और व्यक्ति निश्चित रूप से करता भी होगा, क्योंकि शुक्र उच्च के हैं। भले ही अलग तरीके से राजसिक पूजा करे, मतलब अच्छे तरीके से भगवान को सजा करके रखे, अच्छी चीजों का इस्तेमाल करे, अच्छे तरीके से भगवान को अलग तरीके से देखता है, उसका दृष्टिकोण अलग होता है, तो ये चीजें होती हैं। शनि जो है वो इस कुंडली के लिए मारक होते हैं और इस कुंडली के लिए वो अच्छे नहीं होते, पर वो आयु देते रहेंगे, आप में गंभीरता देते रहेंगे, आप में, आपके काम में विलंब देते रहेंगे। हालांकि उनका एक नेचर होता है, पर यहाँ पे वो आपकी कुंडली में आपके माता के साथ संबंधों को और कई बार आपके इमोशन को वो कमजोर कर रहे हैं। जहाँ कई बार आपके मन में कुछ और होता है और प्रकट आप कुछ और करते हैं। कई बार आप अपनी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाते, कई बार आप बहुत ज्यादा अपने आप को गंभीर बना लेते हैं, कई बार बहुत ज्यादा असमझदारी पूर्ण तरीके से बात करने वाले हो जाते हैं, कई बार ये बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिकल बना देते हैं। और ये चूंकि वक्री हैं, 25 डिग्री के हैं, तो ये आपको वस्तुतः सिर्फ कई बार सेंट्रलाइज बना देते हैं, इटर्नल बना देते हैं इस मामले में कि शाश्वत जो चीज़ है, कई बार आप बिल्कुल एकदम उसी चीज़ को देखते हैं जहां देखना चाहिए, पर कई बार उसके पहले की कई सारी चीज़ें जिसका अध्ययन किए बिना आप एक ही बार टॉप पे नहीं पहुंच सकते। मतलब है कि आपको जीवन के प्रत्येक श्रेणी को चढ़ने की आवश्यकता है, तब जाकर के आप मोक्ष की गति को प्राप्त करेंगे, क्योंकि शनि का कुछ प्रभाव यहाँ का भी पड़ेगा, मंगल का प्रभाव यहाँ देख रहा है। ऐसी स्थिति में कि कारक ग्रह अगर लग्न को देखे, कारक ग्रह पे अगर मारक ग्रह की दृष्टि पड़ेगी, कारक ग्रह मंगल, मारक ग्रह शनि, तो ऐसी स्थिति में एक भेद पैदा होगा जो जीवन को कई तरीके से परेशान करने का काम कर सकता है। यहाँ पे आपकी कुंडली में अगर शनि वक्री हैं तो मैं उनको इस तरीके से कह सकता हूँ कि शनि की दशा आपके लिए थोड़ी सावधानी से युक्त होकर के जीने की जो है वो बात कह रही है। कई बार आपको वो इस बात का इशारा कर रहे हैं कि अपने आप को रुको, स्टडी करो, तब जाकर के निर्णय लो। उनकी तीसरी दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी जो कि सामान्यतया अच्छी होगी, पराक्रमी और कम्युनिकेटिव बनाएगी। यहाँ से 7वीं दृष्टि अपनी राशि को, तो कोई भी ग्रह अपनी राशि को देखेगा तो खराब नहीं होगा। शनि की 10वीं दृष्टि यहाँ पे अच्छी नहीं होगी, पर इस भाव के अधिपति मंगल इसको देख रहे हैं, इस वजह से शनि का जो प्रभाव यहाँ पे कमजोर वाला होगा
वो ठीक हो जाएगा। जो कमजोरी मिलेगी वो मंगल के देखने के कारण ठीक हो जाएगी। अब भावों से संबंध बना देते हैं। ये तो शनि की बात थी। राहु केतु का प्रभाव आपकी कुंडली में, यहाँ पे कुंभ के बैठे हैं, मित्रवत हैं, उनकी अपनी राशि है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। पर सूर्य और बुध के साथ बैठने के कारण कई बार व्यक्ति सफोकेट होता है, बिल्कुल ही ब्लॉक हो जाए, बिल्कुल ही कई बार एकदम डंप कर जाए, जहां पे उसके विचारों में कोई उन्नति ही नहीं देखी जाती है। कई बार उसी काम को बार बार रिपीटेशन में करता है, वही गलती बार बार दोहराता रहता है। तो आप इस पे काम अपना कर सकते हैं। राहु वहां पे बहुत ज्यादा चिंतन करने वाला, राहु की दशा जब आएगी तो व्यक्ति बहुत ज्यादा डिप्रेसिव हो जाता है। इस बात पे ध्यान रखने की आवश्यकता, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि उस पे जो है वो उस भाव के अधिपति लग्न में बैठे हैं। अष्टम भाव के अधिपति सप्तम भाव के अधिपति का लग्न में बैठना कई बार व्यक्ति को क्रिएटिव बनाता है, और कई बार बहुत ही मंथन करने वाला, विचार करने वाला, चिंतन करने वाला, अध्ययन अध्यापन में लीन रहने वाला, ऐसे आपके नेचर को परिभाषित करने का वो ग्रह परिणाम दे रहा है। लग्नेश का छठे भाव में जाना ये ठीक नहीं, अष्टमेश का लग्न में आना थोड़ा कमजोर, एक तरीके से देखें तो। और उसके अलग लाभ कि आप अपने आप को और भी ज्यादा क्रिएटिव बना सकते हैं, आप और भी ज्यादा गहराई में उतर करके किसी विषय को समझ सकते हैं। आप अपने आप को कभी भी कमजोर ना समझें और कभी भी आलस्य ना करें, ये पहली बात है। धन भाव के अधिपति का अष्टम में जाकर के वापस धन को देखना धनवान योग बना दे। पराक्रम भाव के अधिपति का अष्टम में जाना कई बार व्यक्ति के माइंड सेट को बदलने के लिए कई बार उसको दबाव डालना पड़ता है कि बदलो बदलो बदलो, ये ना करो ये ना करो, पर फिर भी वो अपने ढर्रे पे चलता रहता है। इसमें बुद्ध की एक महत्वपूर्ण हिस्से की स्थिति बन रही है, इस वजह से इस पे काम करने की आवश्यकता है। बड़े और बुजुर्ग जो कहते हैं उसको मान लेने की बात है। चतुर्थ स्थान के अधिपति का उच्च का होना, माता से निकटता जरूरी है, और वो है भी, माता की सेवा भी करे और उसमें विनम्रता भी होती है। माता का सुख व्यक्ति को मिलता रहता है और व्यक्ति हमेशा ही माता पिता की सेवा में आगे रहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। पंचम भाव के अधिपति का उच्च का होना, प्रेम की स्थिति बनेगी, व्यक्ति प्रेम को महत्वपूर्ण तरीके से देखता है, उसके जीवन में एक अलग हिस्सा बना होता है जहां प्रेम अभूतपूर्व तरीके से अपनी भूमिका निभाता है, और वो निस्संदेह कई बार प्रेम के चक्कर में आकर के किसी भी चीज को नहीं देखता है, ऐसी भी बात हो सकती है। यहाँ पे आपको अपने पिता और अपने माता से इस बारे में जरूर ही कभी बात करनी चाहिए। जब कभी ऐसी कोई बात हो जिसे आप पसंद करते हो, उसके बारे में खुल के आप उससे चर्चा कर सकते हैं। छठे भाव के अधिपति बनते हैं और जन्म कुंडली के नवम भाव के अधिपति गुरु बैठे हैं। ये कई बार आपके पढ़ने से अंक लाने से थोड़ी दूरी पैदा कर देते हैं। सप्तम भाव के अधिपति अष्टम भाव के अधिपति का लग्न में जाना, मैंने बात बताई। नवम भाव के अधिपति का पंचम को देखना, पंचम में बैठना, यह अच्छी बात होगी। यहाँ पे दोनों त्रिकोणों का संबंध जो बनेगा तो इससे एक बेहतरीन और क्वालिटी वाली कुंडली कही जा सकती है, जिसके पास एक अलग, अगर भाग्यशाली नहीं होता तो व्यक्ति की कुंडली धनवान नहीं होती, क्योंकि धन भाव के अधिपति धन भाव को देख रहे हैं। और यहाँ पे गूढ़ और रहस्यमय तरीके से व्यक्ति के जीवन में कई बार अल्टीमेटली अगर कहूँ तो बहुत सारे धन की स्थिति बन जाती है, जहाँ व्यक्ति अचानक ही अनायास कई प्रकार से एक ही बार लबालब धन से भर जाता है। इसके भी योग बन रहे हैं। दशम भाव के अधिपति का दशम को देखना, यह अच्छी बात होगी। अपने भाव से केंद्र में है, पर वो पापक ग्रह, इस वजह से थोड़ी कमजोरी जरूर होगी, पर वो देख रहे हैं, इस वजह से उसका लाभ मिलता रहेगा। पर दशम भाव पे किसी भी तरीके से शनि का प्रभाव कमजोर जो था उसकी कमजोरी वापस मिटेगी, और ये अच्छी बात होगी। दशम भाव में मंगल की राशि का बनना, यानी कि व्यक्तित्व में ही जो है वो गंभीरता है, और व्यक्ति व्यक्तित्व में ही जिम्मेदारी लेकर के बैठा है। वो जिम्मेदार है, जिस काम को पकड़ेगा उसको अंतिम तक निपटा करके ही छोड़ेगा। एकादशवें भाव के अधिपति का भाग्य में आकर के उच्च का होना, महाभाग्यशाली योग, मैंने बताया आरंभ में भी। 12वें भाव के अधिपति का विपरीत राजयोग बनाना, ये ऐसी कुंडली बनती है। क्लियर है? अब आइए आपको कुंडली के अंतिम फेज में लेके आता हूं। अब यहाँ पे मैं आपको इस कुंडली का कंक्लूजन अगर बता दूं, हालांकि कुछ सवाल आपके हैं जो मैं कल शामिल करूंगा, तो ये कुंडली में जो स्थिति बनेगी, यहाँ पे ये भाव बहुत अच्छा बनेगा। ये भाव जिस क्षेत्र के लिए अच्छा है वो बताया मैंने। इस भाव के अधिपति का यहाँ जाना बहुत अच्छा है। धन भाव के अधिपति का धन को देखना बहुत अच्छा होगा, और जन्म कुंडली पे पंचम भाव में अकेले बैठना गुरु का, ये थोड़ा कमजोर होगा। और टोटल तरीके से अगर देखें तो आपकी कुंडली अच्छी बनी है, पर ये जो केंद्र खाली है ना, ये थोड़े ठीक नहीं है। पर अलग बात है कि आपकी कुंडली में इन दोनों ही भाव के अधिपति उच्च के हैं, जहां सुखेश उच्च के, दशमेश भी उच्च के, जिसपे शनि की दृष्टि है। चतुर्थ भाव के अधिपति शुक्र का संबंध जन्म कुंडली में छठे भाव के अधिपति से बन रहा है। सुख भाव के अधिपति शुक्र को गुरु छठे भाव के अधिपति ने देखा। ये नौकरी का, सरकार से जुड़ करके काम करने का योग पैदा करते हैं। अब बाकी की चीजें कल बताऊंगा। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।